इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल से तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है और थोड़ी देर में फाइनल फिगर हम आपको दिखाएंगे कि यानी उत्तर प्रदेश किस ओर जाता हमारे सर्वे में दिखाई दिया। और आपको हम ये बता दें सबसे पहले कि एक अंतर है जो अभी हमारे सेफोलॉजिस्ट ने बताया है, वो ये कि बाकी जितने सर्वे और पोल आप देख रहे हैं वो सब फोन पर किए जा रहे हैं, कॉल इन सर्वेज हैं, जबकि ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम ग्राउंड पर वाकई गई है, ग्राउंड जीरो पर वहां से मिलकर के बात करके उन्होंने सर्वे किया है। लेकिन एक सवाल के साथ फिर हम आगे पूर्वांचल की बात करेंगे जब पूरा उत्तर प्रदेश खुल जाएगा आपके लिए हमारे सर्वे क्या कह रहा है, यानी कौन मुख्यमंत्री बन रहा है हमारे सर्वे के मुताबिक। देख लेते हैं कि चेहरा किसको कितना पसंद है, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर कौन व्यक्ति लोकप्रिय है। अखिलेश यादव लोकप्रिय हैं, योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं, बहन जी लोकप्रिय हैं, प्रियंका गांधी लोकप्रिय हैं। तो आप देखेंगे कि 38.42% लोगों की पसंद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर अभी भी बने हुए हैं। सबसे आगे सबसे ज्यादा लोग पसंद योगी आदित्यनाथ को कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं कि बहुत पीछे हैं, वो 48.5% के जवाब में योगी के 31.5% पर हैं। अंतर है 7% के करीब का अंतर है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। गैप आपको दिखेगा अखिलेश के बाद जब आप मायावती जी की बात करेंगे तब आपको दिखाई देगा। मायावती 12.5% लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर चेहरा नजर आती है और प्रियंका गांधी वाड्रा 8.30 लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पर उनका होना समझ में आ पाता है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे की अगर आप बात करें तो योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पसंद है, नंबर 2 पर अखिलेश यादव, बहुत पीछे नहीं। ये गैप जितना आपको यहां दिखाई दे रहा है उतना ही आप इंडिया टीवी पर अभी जब ऊपर टैली चलेगी, जब अब केवल 124 सीटें पूर्वांचल की वही आपको हमें बताना बाकी है, तो आपको दिखेगा कि वहां पर गैप है, लेकिन उसकी भरपाई पूर्वांचल में होती है या नहीं यह देखना पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे की पसंद क्या वाकई सीटों में भी इतने अंतर के साथ तब्दील होगी, यह हम अभी आपको नहीं बता सकते। तो जब पूर्वांचल की टैली आएगी ऊपर, जब 124 ऊपर जुड़ जाएंगे 279 में और ये 403 हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा। फिलहाल ये जो हमारा ओपिनियन पोल है इसके मुताबिक भाजपा आगे दिख रही है 279 में 167 पर और अखिलेश यादव की पार्टी और उनके साथी 109 पर। फिर कह रहा हूं ये चुनाव बिल्कुल बाइपोलर दिखाई दे रहा है। इसमें कॉन्टेस्ट में केवल और केवल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ही दिखाई दे रहे हैं और इसमें बसपा और कांग्रेस फिलहाल हमें नजर नहीं आती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, एक बार उनका रुख करते हैं। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ बड़ी देर से बने हुए, मैं तो माफी चाहता हूं, पहले आप सबने आपको बहुत इंतजार कराया। घनश्याम जी आपने बड़ा धैर्य भी दिखाया, बहुत धन्यवाद आपको। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए और प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। 2 वर्सेस 1 है। घनश्याम जी आप तैयार है ना? देखिए, नमस्कार लक्ष्मीकांत जी को और प्रेम शुक्ला जी को। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि हर सर्वे अपने अपने स्तर पर ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता खड़ी है। अगर कोई पार्टी इतने समय सरकार में रहने के बाद, डबल इंजन और बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद 100 से अधिक सीटें हर सर्वे में हार रही है, ऐसा कोई सर्वे नहीं है जो बता रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी जीती हुई सीटों में से 100 से अधिक सीटें नहीं हार रही है। यही 100 सीटें आगे जाके 200 सीटें बनेंगी, 250 सीटें बनेंगी और जब जनता का मतदान आएगा तो दिखाई देगा कि बेरोजगार युवा जिनके ऊपर उन्होंने लाठी चलाई उसने मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। या वो किसान जो ठंड में ठिठुर करके अपने खेतों की रखवाली करता रहा उसने मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को हराया है। एक बात सर्वे के हिसाब से कहूंगा कि आपके सर्वे में या कोई भी सर्वे जो हो रहा है अभी तक एक तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स कौन है लोगों को पता है क्योंकि अक्सर वो सिटिंग एमएलएज हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की जैसे जैसे घोषणा होगी आप देखिएगा कि जो आंकड़े इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त से फिसलते जा रहे हैं वो पूरी तरह फिसल जाएंगे। देखिए, ये दावा मुझे यकीन है कि दूसरी तरफ से भी होगा कि अब चुनाव में जब लगभग 3 हफ्ते का वक्त बाकी है तो बीजेपी ये दावा करेगी और कर रही है कि ये जो गैप है वो बढ़ेगा। आप कह रहे हैं गैप कम होगा आपके लिए और आप पार करेंगे इसको। मैं जाना चाहता हूं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के पास। लक्ष्मीकांत जी, हमने सर्वे किया है, पूर्वांचल को छोड़कर 279 सीटें बाकी हम दिखा चुके हैं, तो 279 में से 167 हमारे हिसाब से आपकी पार्टी को और 109 सीटों पर सपा दिखाई दे रही है और बसपा और कांग्रेस लड़ाई में दिखाई नहीं दे रही। आप सहमत हैं? सहमत हैं? निश्चित तौर पर मैं आपसे सहमत हूं कि ये चुनाव सीधा सीधा चुनाव है भाजपा और सपा के बीच का। कांग्रेस और बसपा अप्रासंगिक है भविष्य के इस चुनाव में, ऐसा अभी आवाज मिल रहा है।
जी ठीक। श्याम सिंह यादव जी बने हुए हैं। मैं एक बार फिर उनसे भी क्षमा चाहता हूं कि बड़ी देर हमने आपको इंतजार कराया सर। शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बाद हम इंतजार कर रहे थे कि और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएं। अब ये जो हमारा सर्वे बता रहा है और जो बात लक्ष्मीकांत जी भी कह रहे हैं कि लड़ाई उनके और सपा के बीच में ही दिखाई दे रही है, आप यकीनन असहमत होंगे। क्या तर्क है आपका? देखिए सौरभ जी, जैसा आपने अभी पहले कहा कि ये जो कुछ जिलों का नाम बताए ये सब भाजपा के गढ़ रहे हैं, तो अब वो सब चीजें पुरानी चली गई कांग्रेस के जमाने की, जब एक बहुत सालों तक, डिकेड्स तक एक पार्टी का एक छत्र होता था। अब तो आप अभी देखिए, जब 2012 में चुनाव हुए थे तो वे सपा के गढ़ थे। अब जो 2007 में जो चुनाव हुए थे, इतनी सीटें एमएलएस की जो आई वो बसपा के गढ़ थे। तो आज की सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत फ्लूइड हो गई है। कब किसका बड़ घट जाए ये कहा नहीं जा सकता। दूसरा, जो आपका सर्वे है ये एक लिमिटेड नंबर्स के आधार पर किया जाता है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत होता है, क्योंकि आप शहर में ज़्यादा पहुंचते हैं, गांव में कम पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते भी हैं तो किसी एक ऐसी बेल्ट में बाई चांस हो जाता है सर्वे, जिसको एक पर्टिकुलर पार्टी के खास समर्थक उसमें ज़्यादा होते हैं। तो इस सर्वे में काफ़ी मार्जिन ऑफ एरर भी होता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि भगवान करे आपका सर्वे गलत हो अल्टीमेटली, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने ढंग से। हमारी पार्टी भी कर रही है, इवन हम तो कहते हैं कि कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन इसका कारण चुनाव दो तरफा होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहती है, और उस उखाड़ फेंकने में पूरी जनता का गुस्सा बीजेपी के ऊपर है, और वो देख रही है, ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकने में तो मिल रहा है, ये आपकी पार्टी की तरफ क्यों नहीं आता? वो मैं कह रहा हूं, सुनिए, ध्यान से सुनिए, वही लाइन कहने जा रहा हूं मैं मैडम, कि ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है समहाउ, और आप लोगों की वजह से ज्यादा क्रिएट हो गया है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए सपा ही सक्षम है। इसीलिए यही कारण है कि ये बाइपोलर चुनाव हो गया है। नहीं तो ठीक है, इसका मतलब आप भी ऐसा मान रहे हैं, आप ऐसा मान रहे हैं कि बाइपोलर दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि आपकी कामना है कि ये सर्वे गलत हो, आप पार्टी के नेता हैं तो आप ऐसा चाहेंगे ही, लेकिन ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट से एक किस्म से ये बात अब साफ साफ हमको दिखाई दे रही है। अब इसमें भाजपा जो है वो कितनी बढ़त और कायम कर सकती है, या सपा कितना कैचअप कर सकती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक सर्वे का ट्रेंड ये है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, और जो हाफ वे मार्क है, यानी जहां बहुमत बनता है, वो 202 का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, क्योंकि 403 सीटें हैं, तो उस 202 के बेहद करीब पहुंचती हुई भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई दे रही है। और अभी काफी सफर, 100 सीटों से ज्यादा का सफर समाजवादी पार्टी को तय करना है। 124 सीटें तय करने वाली हैं। थोड़ी देर में आपके सामने पूर्वांचल का सर्वे होगा, पूर्वांचल का सर्वे खुलते ही तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी का एक कॉमेंट मैं यहां पर लेना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आगे दिखाई दे रहे हैं आप, लेकिन वो 300, 350 वो तो अभी तक हमारे सर्वे में मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। देखिए सौरभ जी, 2014 रहा हो, 2017 रहा हो, 2019 रहा हो, तमाम सर्वे एजेंसियों के सर्वे और भारतीय जनता पार्टी को असल में प्राप्त सीटें, इनमें हमेशा बड़ा अंतर रहा है। आपको ध्यान होगा 2014 में कोई स्पष्ट बहुमत का भी सर्वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं दिखाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेतृत्व में लड़े गए गठबंधन को 325 सीटें मिली। 2014 में किसने भारतीय जनता पार्टी को 60 से अधिक सीटें बताई थी? किस सर्वे ने? 40, 42, 45, 30, यही हर सर्वे बताता था। मिली कितनी सीटें? 73। 2019 कोई 27 दिखाता था भारतीय जनता पार्टी को, 32 दिखाता था। भारतीय जनता पार्टी को मिली कितनी? 64। तो आपका सर्वे निश्चित तौर पर एक संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, लेकिन बढ़त की मात्रा में, चाहे 2014 का चुनाव हो और सर्वे हो, 2017 का चुनाव हो और सर्वे हो, 2019 का चुनाव और सर्वे हो, जो संख्या सर्वे ने दिखाई
उसकी 1.5 संख्या जो है वो भारतीय ठीक है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन देखिए अभी घनश्याम तिवारी ये कह रहे हैं 3 हफ्ते का चुनाव, 3 हफ्ते बाकी अभी मतदान में, उस 3 हफ्ते में ये ही बढ़ेंगे और आप घटेंगे, ये इनका दावा है। सौरभ जी एक इंपॉर्टेंट डाटा है, वो दावे पहले भी करते रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट डाटा है, दावे तो पहले भी रहे हैं ना। ठीक, 2014 में ये तो जीत का दावा कर रहे थे, भाजपा कहीं है ही नहीं। ठीक, हमारे सिफोलॉजिस्ट एक डेटा रखना चाहते हैं जी। मैं एक डेटा रखना चाहता हूं सर के सामने कि 2014 के बाद जितने भी स्टेट इलेक्शन हुए हैं सब में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं और वोट शेयर कम हुआ है। लोकसभा का चुनाव जब आता है तो बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं और वोट शेयर भी बढ़ता है। लोकसभा का एक डिफरेंट मोशन में चुनाव होता है, मोदी जी के नाम पर चुनाव होता है, स्टेट में एक डिफरेंट मोशन के नाम पर चुनाव होता है, किसी कंपेरिजन नहीं कर सकता। बंगाल उठाकर देख लीजिए, 121 सीटें थी लोकसभा में, घटकर वहाँ बीजेपी कहाँ आया। आप गुजरात देखिए, सारी सीटें जीत जाती है लोकसभा में, लेकिन 100 के नीचे रहती है। लेकिन ऐसा कोई क्लियर ट्रेंड ये शशि नहीं है, अगर मैं ठीक हूं तो कि नहीं कम हो रहे हैं, ये ठीक है। स्टेट इलेक्शन कोई स्टेट रिटेन कर पा रहे हैं, कोई स्टेट नहीं रिटेन तो कर रहे हैं। जो उन्होंने गुजरात रिटेन किया, लेकिन राजस्थान में देखिए हारे चुनाव असेंबली में, लेकिन लोकसभा की सारी सीटें जीत गए। तो बीजेपी को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि उनका स्टेट। मैं मोटी बात इसलिए समझना चाह रही हूँ कि ये जो मोदी और योगी की लहर के बाद जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसका कुछ असर दिखता है या नहीं दिखता? उसी का असर के कारण बीजेपी ये स्टेट बचा पाएगी, उसी के असर के कारण। उत्तर प्रदेश बचा लिया तो ये तो इतिहास रच दिया जाएगा। 37 साल से कोई पार्टी रिपीट नहीं हुई है, तो ये अगर आपके सर्वे के मुताबिक अगर ये नतीजा आता है। लेकिन सर जो एकदम पूरी तरह से खारिज ये कर रहे थे सर्वे को, तो मैं उसमें बोला था कि सर्वे दिखा रहा है कि रिटेन आप कर रहे हैं तो उसको सही मानना चाहिए, क्योंकि स्टेट इलेक्शन में आपको वोट 41% आया था, लोकसभा में 50 के ऊपर थे। तो यहाँ वोट अगर 1% ही घट रहा है, अगर यहाँ 4 या 5% घट जाता तो गेम ओवर हो जाता। तो आप प्रेम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पर, बोलिए। नहीं देखिए, वो एक अपक्ष उन्होंने रखा, लेकिन हर स्टेट का गोवा की तुलना जो है वो उत्तर प्रदेश से नहीं की जा सकती, उत्तर प्रदेश की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती, उत्तर प्रदेश की तुलना उत्तर प्रदेश से की जाएगी। और ये सत्य है कि लोकसभा की तुलना में हमको कम सीटें मिलती हैं विधानसभा में। तो आप उस दृष्टि से देखें कि जब सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें मिलती हैं, यानी 80% सीटें मिलती हैं, इसका यह स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को 80% सीटें विधानसभा में भी अगर उसी ट्रेंड पर भी मतदान होता है तो प्राप्त होंगी। वो 80% सीटें वो 325 के आसपास फिर होती हैं। देखिए, जो 14 में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली तो 90% प्लस थी। विधानसभा में 80% पे आ गए, घटे, लेकिन घटने के बाद भी आरोप की तुलना में हम सब्सटेंशियली बेटर होते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो परिणाम है, उत्तर प्रदेश की तुलना 2014, 17, 19, 22, आप उत्तर प्रदेश की जो पूरी जो जनादेश का जो तरीका है, जनादेश का को पूरी तरह से विश्लेषित करने के लिए आप 2014, 17, 19 के जनादेश के साथ ही उसका विश्लेषण करेंगे तो बेहतर रिजल्ट। नहीं, उनका फिर भी देखिए, उनका कहना यह है कि आप 14 और 19 के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं। और 17 में जब आप आए थे, 17 में तो उस वक्त तो इनकी सपा सरकार की सारी जवाबदेही इनकी थी, सारे प्रश्न इनसे थे। जनता को मन इनके बारे में बनाना था, वो उन्होंने बना लिया। ये लेकिन ये वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जहां सरकार में 14 के बाद भी जब भी चुनाव हुआ उन राज्यों में तो आप घटे हैं। पिछले 18 इसमें कोई दो राय नहीं, आपके हाथ से राज्य गए हैं। पिछले 18 स्टेट आप देख लीजिए। गुजरात में चुनाव हुआ जहां मोदी जी चेहरा थे, राजस्थान में चुनाव हुआ, ऐसे तमाम राज्य हैं। सर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा 18 राज्य चुनाव के, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, असम। वो ये कहना चाह रहे हैं शशि जी, आपके लॉजिक पर उनका कहना है कि यूपी अपवाद होगा, इस ट्रेंड से अलग होगा उत्तर प्रदेश। घनश्याम तिवारी यूपी इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। एक चीज समझे भाई साहब, देखिए चुनाव विश्लेषण में 20-30 वर्ष मेरे भी गए हैं। एक साइकिल होती है, 2012 से 14 के बीच में भाजपा की स्टेट्स की संख्या क्या थी, 2014 से 19 के बीच में स्टेट्स की संख्या क्या हुई, 18 से 22 में। उस साइकिल के अनुकूल जो है, ठीक है सर, वो मतदाता का जो उसका चक्रीय परिणाम है, अब वो चक्र पूरा हो चुका है या अभी और चक्री घूमनी है आपके पक्ष में? यही तो हमको पता चलना है 10 मार्च को। लेकिन जब परिणाम आएंगे तो मैं सहमत हूं आपसे, परिणाम ही सब कुछ तय करेगा, लेकिन आज हमारे सामने जो आंकड़े उसी पे बात कर सकते हैं। और जो पास्ट ट्रेंड है वो उस पर तो अभी तक की स्थिति है। घनश्याम जी से हम इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि समय का चक्र इस बार बदलेगा और इतिहास भी यहाँ पर बदलेगा। योगी जी दोबारा आएंगे। घनश्याम जी, एक बात की मैं तारीफ करता हूं प्रेम शुक्ला जी की कि उनको इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि बेरोजगारी महामारी की तरफ फैली हुई है या महंगाई महामारी की तरफ फैली हुई है।
इस बातों से, इन बातों को का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया जाता है, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने उन बातों का जवाब देना ही बंद कर दिया है। बस आप उनको ये बता दीजिए कि जनता आपके साथ खड़ी नहीं है, क्योंकि ये सर्वे दिखा रहे हैं तो सर्वे का जवाब देने लगेंगे, उन कारणों का जवाब नहीं देंगे जिस कारणों के चलते उत्तर प्रदेश में हर सर्वे बता रहा है कि घनश्याम जी देखिए, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी तो बहुत बड़ी है। घनश्याम जी सुनिए ना, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी तो बहुत बड़ी है। अखिलेश जी से जब हम लोगों ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा हम 400 सीटें जीत रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी इस ओपिनियन पोल में पूरी होती तो कम से कम नहीं नजर आती। बहुत साधारण, कोई ऐसा एक विधानसभा है उत्तर प्रदेश में जिसमें इन्होंने बेरोजगारी दर की मर्यादा रखी हो या महंगाई की दर की कोई मर्यादा रखी हो, जहां पे लोगों को बुरे दिन नहीं दिखाए हो। ये आखिर किस आधार पर जनता के पास जाएंगे जो एक काम किया नहीं जनता का? पूरे प्रदेश में ठाकुरवाद हावी रहा, जिस तरीके से अब सामाजिक न्याय की बयार चल पड़ी है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय ये कहने के कि देखिए 2014 में हम जीते थे, 2017 में हम जीते थे, 2019 में जीते थे, इसके अलावा इनके पास तर्क क्या बचा है सिवाय ये कह रहे कि हम ये चुनाव जीते थे? ये कोई तर्क थोड़ी होता है। आप ये बताइए, आप 100 सीटें क्यों हार रहे हैं? तमाम सर्वे क्यों कह रहे हैं? कौन से लोग हैं जो आपके खिलाफ खड़े हो गए? घनश्याम जी, आप एक बात को इग्नोर कर रहे हैं लेकिन अपनी बातों में लगातार, अगर ये सर्वे भी ये बता दे कि ये 100 सीटें हार रहे हैं, तब भी सरकार बना रहे हैं ना, आप तो नहीं जीत रहे। हारे वही 200 सीटें हारेंगे, वही 250 सीटें हारेंगे। जो 100 सीटें हार रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि 100 सीटें प्रदेश से अलग की सीटें हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दें। उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। ठीक, प्रेम शुक्ला। देखिए, अब इन्होंने पूछा कि हमने किया क्या है। अब सुन लीजिए घनश्याम जी, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसका आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जीडीपी 5 वर्षों में डबल हो गया। आप बताइए, श्रीमान मुलायम सिंह यादव जो है 89 to 91, 93 to 95, 2003 to 2007, 2012 to 2017, इस कार्यकाल में सपा की सरकार रही। कब डबल हुआ साहब जीडीपी? पर कैपिटा इनकम डबल हो गई। हाईवेज के निर्माण सपा बसपा कार्यकाल के दौरान एक्सप्रेसवे के निर्माण की तुलना में 1.5 गुने हो गए। 40 लाख लोगों को मकान दे दिया, 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दे दिया, लोगों घर में शौचालय बनवा दिए, बिजली पहुंचा दी। ठंड में ठिठुरन की आपने बात की थी, ठंड में जब बिजली जो है श्रीमान अखिलेश सिंह यादव कार्यकाल में किसानों को सिर्फ रात में मिलती थी, तो ठंड में सिंचाई के समय ठिठुर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में किसान को दिन में बिजली मिलती है, 18 घंटे बिजली मिलती है। नहीं, लेकिन श्याम सिंह जी आपकी बात से कुछ अलहदा तर्क रखना चाहते हैं। बुंदेलखंड में आत्महत्या नहीं हो रही है। श्याम सिंह यादव, एक छोटे से कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे कुछ अलहदा वो मत रखते हैं जी श्याम सिंह जी। हाँ मैडम, क्या है कि ये लोग झूठे रिटोरिक पर झूठी चीजों को इतना हल्ला करके और आप ही के थ्रू इतना फैला देते हैं। जैसे ये प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि जीडीपी 2 गुना बढ़ गई, ये कहीं आंकड़ा नहीं दिखा पाएंगे। किस आंकड़े के आधार पर कर रहे हैं जीडीपी 2 गुना बढ़ गई? एकदम सरासर झूठ है, सरासर गलत है। और जनता की आंखों में इसी तरह की बातें करके ये धूल झोंकते हैं। ये सब आंकड़ा इनका फर्जी और झूठा होता है, हवाई होता है। ये कहीं से दिखा दे, आप बोलिए। केवल हम इतना पूछते हैं प्रेम शुक्ला जी, ये आपने कहां देखा? अभी ना भी दिखाओ, हमको बता दो कि कहां से देखा ये जीडीपी दुगना हो गई। बस बाकी सारी चीजें तो चल जाएंगी। क्या बिजली के पोजीशन है हम लोग? नहीं, आपने कहां से पढ़ा ये बता दीजिए, बस केवल इतना बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आपका आंकड़ा सही है कि आप लोग रुपया देकर टिकट लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, फिर रुपया कमाते हैं। प्रेम जी देखिए, उन्होंने कहा कि बता दीजिए कहां से आपको बताया, वो सुना नहीं है। शाम जी वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बजट पत्र में है ना, तो बता दीजिए। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट पत्र में लिखा है। 2016-17 का देख लीजिए फिगर और 2021-22 का फिगर देख लीजिए, आपके ध्यान में आ जाएगा। अरे इनको बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश का बजट, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ 2016-17 का बजट का फिगर 2021-22 से तुलना उनकी बात आ जाएंगे। ठीक, आपने जवाब दे दिया, एक बार वो बात पूरी कर लें अपनी। देखिए, सुनिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ जो जिम्मेदार है आंकड़े के लिए, ये तो उस पर इतना दबाव डालते हैं कि विधानसभा में प्रस्तुत बजट जिम्मेदार और नहीं तो तुम्हारा ऐसा कर देंगे और दबाव में वो छोड़कर इस्तीफा देकर के चले जाते हैं। तो इनके किसी आंकड़े पर तो विश्वास ही नहीं किया सकता। जब ये हटेंगे
तब इनकी पोल खुलेगी और इनके आंकड़ों के भी पोल खुलेगी। देखिए इसमें अच्छी बात ये होती है शाह जी, आप तो इतने वरिष्ठ नेता हैं, आंकड़े कोई कुछ भी रख दे, जनता को आंकड़े पता भी नहीं चलते अक्सर। तो जनता को तो अगर कुछ मिला होगा तो मिला होगा, उसको पता होगा, तो वो आंकड़े पर नहीं वोट करेगी। कुछ प्राप्त हुआ होगा कि इन्होंने कुछ दिया होगा तो अभी इनको देगी, वरना इनको नहीं देगी। ये बात बिल्कुल साफ है। चलिए अब वक्त आ गया है आपके सामने उत्तर प्रदेश के आखिरी और सबसे बड़े क्षेत्र पूर्वांचल के ओपिनियन पोल के सर्वे रखने का। मैं बता दूं 124 सीटें यानी 403 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश का सर्वे इसके साथ पूरा हो रहा है। बीजेपी इस बार हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 2017 में जो 82 सीटें जीती थी ये मैं आपको फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिखा रहा हूं, एक रिकैप कर रहे हैं पीछे से। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 97 में से 59 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 82 सीटें 2017 में जीती थी। नुकसान हो रहा है, लेकिन ये वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां किसान आंदोलन का भी जोर है, जहां आरएलडी सपा के कॉम्बिनेशन का भी जोर है, जहां मुस्लिम वोट का भी जोर है। इसके अलावा आप देखें सपा 9 से बढ़कर 37 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एक बहुत बड़ी बढ़त समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखती है। बसपा 3 से 1 पर आ रही है, बहुत मेजर प्लेयर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ भी यही 2 सीट 2017 में मिली थी, 0 सीटें इस बार मिलेंगी ऐसा हमारा अनुमान कहता है। अन्य भी 1 से 0 पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान होता हुआ साफ दिखता है। 82 से 59 पर आ सकती है, 23 का नुकसान। सपा को 28 सीटों का फायदा हो सकता है, 37 पर वो पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुल सीटों में 97 सीटों में से बीजेपी को 59 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी यहां बड़ी बढ़त हासिल करेगी ऐसा हमको लगता है, 37 सीटें उसको मिल सकती हैं। इसमें आप किसान आंदोलन की बात भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन होना है ऐसा सर्वे का अनुमान है। बसपा को 1 सीट मिल सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 97 सीटों में से, और कांग्रेस पार्टी का खाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद ना खुले। हमारा आंकलन यही है और यही किसी भी और उम्मीदवार के लिए और पार्टी के लिए हमारा आंकलन है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपके सामने तस्वीर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चा बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन बीजेपी नुकसान झेल रही है, शायद उतना नहीं जितना अनुमान उनके विरोधी लगा रहे हैं, उसके विरोधी लगा रहे हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आगे बढ़े रुहेलखंड पे, तो रुहेलखंड का ट्रेंड क्या है वो भी एक बार आप देख लीजिए। इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के मुताबिक रुहेलखंड की 52 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी इस बार 22 सीटें जीत सकती है, जो कि पिछली बार की 38 के मुकाबले कम है। सपा 14 से बढ़कर 29 पर आ सकती है। यहां भी वही ट्रेंड है, बीजेपी की सीटें घट रही है रुहेलखंड में और बढ़ सकती हैं समाजवादी पार्टी की, ऐसा हमें लगता है। अच्छा अनुपात में समाजवादी पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा बसपा और कांग्रेस का क्या यहां पर रुहेलखंड में जोर है, आप देखें ना, पिछली बार कुछ था ना इस बार है, और यही कांग्रेस पार्टी के लिए भी दिखाई देता है। 1 सीट इस बार शायद कांग्रेस पार्टी रुहेलखंड में जीत ले, लेकिन अन्य कोई सीट नहीं जीत पाएंगे ऐसा अनुमान है। फिर बता दूं पूर्वांचल का इंतजार कीजिए, बस आपके सामने कभी भी पूर्वांचल की टैली आएगी। 124 सीट इस 279 में जुड़ते ही हो जाएगा 403, और आपके सामने इस सर्वे का नतीजा होगा कि हमारे मुताबिक यूपी में इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर या फिर अखिलेश यादव, क्योंकि साफ है लड़ाई में और कोई नहीं है। यह लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की है, इसमें कहीं नहीं है मायावती जी, इसमें कहीं नहीं है प्रियंका गांधी वाड्रा, यह बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुहेलखंड की सीटें आपके सामने आप देख रहे हैं पूरे कंपैरिजन के साथ। भाजपा को नुकसान 38 से 22 पर आती हुई दिखाई दे रही है। 22 सीटों पर 52 में से बीजेपी ठहर सकती है रुहेलखंड के अंदर, और समाजवादी पार्टी बढ़ती हुई यहां पर 29 सीटों पर पहुंच सकती है। और ये ट्रेंड अभी तक के हमने 4 क्षेत्र आपको दिखाए, सब में यही है कि समाजवादी पार्टी बढ़ी है और कांग्रेस और बसपा कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं दे रही हैं। लोगों ने मन बना रखा है, या तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है या फिर उन्हें योगी आदित्यनाथ को ही एक बार फिर चुनना है। तो आप जैसे इसमें नतीजों में देख भी रहे हैं, 22 भाजपा, सपा 29, बसपा 0, कांग्रेस पार्टी 1। रुहेलखंड की 52 सीटों का यह ट्रेंड आपके सामने हमने रखा है। और फिर आपको बता दूं पूर्वांचल की अब ये हमारे सर्वे में यह अहमियत है कि वो तय करे कि आखिर कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और ये पूर्वांचल वो इलाका है, वो क्षेत्र है जहां पर गोरखपुर है, योगी आदित्यनाथ वहां से लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उसका प्रभाव कितना होगा। ये वो पूर्वांचल है जहां वाराणसी भी आता है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन करके 2 बार आ चुके हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया है, उसका जीर्णोद्धार किया है। और अखिलेश यादव जो कि सांसद हैं आजमगढ़ से, उनका भी प्रभाव यहीं पर सबसे ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल में
अब अवध की बात, हमने अवध का सर्वे भी आपको दिखाया था। बड़ा क्षेत्र है, 111 सीटें हमारे सर्वे के मुताबिक यहां पर हमने जो क्षेत्रवार इसका बंटवारा किया, और 92 सीटें थी 2017 में बीजेपी के पास, ये घट रही हैं, 68 हो सकती हैं इस बार। और सपा 10 से 42 पर बड़ी छलांग, अवध में एक भारी भरकम बढ़त समाजवादी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। और बसपा यहां साफ हो रही है, 6 सीटें थी 17 में, 22 में हमारा अनुमान है कि कोई सीट नहीं मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी 3 से घटकर 1 पर। अवध में अमेठी है, रायबरेली है, लखनऊ है, कानपुर है, अयोध्या है। ये वो अवध है, सारे बड़े सेंटर हैं, लेकिन यहां गांधी परिवार का कोई जोर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और लखनऊ हो, कानपुर हो, अयोध्या हो, इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी बढ़त रखेगी दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल टैली में आपको कमी दिखाई देगी बीजेपी की, 92 से घटकर 68, 24 सीटों का नुकसान अवध में होगा, ऐसा हमें लगता है। सपा 10 से 42 पहुंच सकती है, और बसपा खत्म हो सकती है यहां पर सीटों के मामले में, और कांग्रेस 3 से घटकर 1 पर आ सकती है। तो ये अवध की आपने सीटों का हाल देखा। एक बार अलग अलग भी देख लें तो बीजेपी प्लस 68, 111 में से अवध में। समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त के साथ यहां वोट शेयर में भी और सीटों में भी आपको इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। तो चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने, रोहिलखंड ने, अवध, सब जगह समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, भाजपा का ग्राफ थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बसपा और कांग्रेस का किसी भी रीजन में कोई बड़ा स्टेक नहीं है इस बार चुनाव में, ये साफ है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चलकर अब तक हमने अवध तक की बात की है, बुंदेलखंड की बात की, सब जगह यही दिखा है। बुंदेलखंड का एक बार हमारे सर्वे का नतीजा फिर एक बार आपके सामने रख दें, पूर्वांचल दिखाने से पहले और इस ओपिनियन पोल का फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले। बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहां बीजेपी ऐसा लग रहा है कि अपना नुकसान बहुत मिनिमाइज कर पाई है। 19 सीटें जीती थी, 19 ही सीटें बुंदेलखंड में हैं इस सर्वे के मुताबिक, और वो 19 की 19 जीती थी, इस बार 17 हो सकती है। और सपा 2 सीटों का गेन, जो पिछली बार एक भी नहीं जीती थी, तो 2 सीटें सपा यहां पर जीत सकती है। तो परसेंटेज वाइज यहां बहुत कम नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले ट्रेंड के मुताबिक ही बाकी इलाकों की तरह सपा और बसपा और कांग्रेस यहां पर कहीं भी खेल में दिखाई नहीं देती है। सीटें एक बार फिर आप देख लीजिए, बुंदेलखंड की 19 सीटों में से हमारे और ग्राउंड जीरो रिसर्च के मुताबिक बुंदेलखंड में 19 में से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। यहां भी काफी प्रचार किया, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी, और काफी स्कीमें खास तौर पर पानी को लेकर यहां चलाई गई हैं। सपा को 2 सीटों का इजाफा यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा 0, कांग्रेस 0 और अन्य भी 0। बुंदेलखंड की ये थी आपके सामने तस्वीर। तो इसके साथ ही आप देख रहे हैं हमने तमाम क्षेत्रों की बात कर ली है। 279 सीटों का ट्रेंड है, 167 पर बीजेपी, 202 पर सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में, आपको इतना हम बता दें। तो इसके हिसाब से केवल 35 और सीटों की दरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रह जाती है। ये 35 सीटें उन 124 में से अगर भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो आप समझ सकते हैं कि वो हाफ पे मार्क के पार तो चली ही गई है। तो अभी तक हमने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, अवध क्षेत्र के पूरे आंकड़े दिखाए, लेकिन सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और सबसे महत्वपूर्ण खबर, गोरखपुर शहर सीट से बहुत आगे चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जी हां, जो ओपिनियन पोल ये कहता है, देखिए गोरखपुर और उसके जो 10 विधानसभा क्षेत्र, गोरखपुर पूरे जनपद की बात करें तो गोरखपुर तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उसके जनपद भी बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे, एक ऐसी हवा दिखाई देती है। तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जीतेंगे, ये ओपिनियन पोल कहता है। हमारे सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधा उन्हीं से जानते हैं, गोरखपुर आ रहा है, कितना बड़ा मार्जिन के साथ आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। ये डिपेंड करेगा कि वहां वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, लेकिन मार्जिन मेरा मानना है कि वहां 30,000 से उनका ऊपर रहेगा। वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है तो 50,000 से ऊपर रहेगा। गोरखपुर में 9 सीट आती है, जिसमें से 8 सीट पिछले बार बीजेपी के पास थी, 1 सीट बसपा के पास थी। बसपा के जो विधायक हैं वो शामिल हो गए हैं सपा में। तो देखिए योगी जी का वहां लड़ने के कारण जो एंटी-इनकम्बेंसी था बीजेपी के खिलाफ वो थोड़ा कम होगा, लेकिन मेरा मानना है कि सीटें घटेंगी बीजेपी की। 2-3 सीटें ऐसी हैं जो काफी क्लोज मार्जिन में फंसी हुई है। देखिए अब ये ऊपर की टैली का एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। सौरभ, ये टैली अपने आप बताने के लिए काफी है कि बीजेपी अपर एज में दिखाई देती है, और अगर केवल 1 सीट, अगर हम गोरखपुर की बात करें सौरभ।
यहाँ गोरखपुर जैसा ट्रेंड बताया हमारे सोफोलॉजिस्ट ने, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की अपनी सीट पर उनको कोई नुकसान हो सकता है। ये शायद ही कोई आदमी आपको कहेगा, उनके विरोधी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और यही हमारे ओपिनियन पोल में दिखाई दे कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, ऐसा हमको लग रहा है, स्पष्ट लग रहा है। और 167 सीटें अब तक भारतीय जनता पार्टी हमारे सर्वे में आगे दिखाई दे रही है 279 में से। जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था, वो जो हाफ वे मार्क है वो अब बहुत दूर नहीं रह गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और 124 में से वो 35-40 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और सौरभ जी, गोरखपुर के बारे में बताना चाहूंगा कि एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा था और उसको भी जितवा लिया था। तो ये मठ की सीट मानी जाती है। तो पूर्वांचल के लिए कहा ही जाता है कि बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड पूर्वांचल का है। खासकर गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, ये जो चार जिले हैं। मेहमान जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हमारे साथ ओपी राजभर साहब जुड़ रहे हैं। राजभर साहब, आपका बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका ही बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर, आप लोग अगर नई स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो बस बता दूं कि 124 पूर्वांचल की सीटें अभी हमने नहीं बताई हैं। उसके अलावा 269 सीटों का एक सर्वे का ट्रेंड हमने रखा है सामने, जिसमें 167 सीटें भाजपा के खाते में हमें लगता है जाएंगी। 109 पर सपा है और बसपा 1 पर और कांग्रेस पार्टी अभी तक 0 है। यानी चुनाव केवल समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बीच में दिखाई दे रहा है। बाकी और कोई खिलाड़ी, कोई प्लेयर हमको हमारे मुताबिक इस चुनाव में नहीं है। लेकिन लीड में इस वक्त सुधांशु जी आपकी पार्टी दिखाई देती है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि चुनाव पूर्व जितने भी सर्वेक्षण रहे, मैं पिछले 25-30 सालों की बात कर रहा हूं, 90 के दशक के मध्य से जब से चुनाव सर्वेक्षण आने शुरू हुए, 1-2 अपवाद स्वरूप छोड़ दे, जैसे 2004 का लोकसभा और दिल्ली के चुनाव पिछले वाले, ज्यादातर मौकों पे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने जितने सीटें दी हैं, जब परिणाम आए तो हम उनसे बेहतर परिणाम पाने में सफल रहे। 2019 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2014 का लोकसभा, आप सारे चुनाव देख लीजिए पिछले 7-8 वर्षों में। तो जो आपको दिखा रहा है, मैं उसे एक संकेत मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि जनता जो निर्णय देगी तो वो पिछली बार जो हमने टारगेट अचीव किया था उससे हम बेहतर करने में सफल होंगे और इससे कहीं अधिक जब परिणाम आएंगे तो जो संख्या में परिणित है, जो हमेशा से रही है, वो कहीं अधिक दिखाई देगी। ठीक, आपका क्या इस सर्वे के ट्रेंड पर अभी तक कमेंट है डॉक्टर आशुतोष वर्मा? ऐसा साफ है संकेत, आपने हर क्षेत्र में बहुत अच्छी बढ़त हासिल की है। अब देखना यह है कि सर्वे में अभी हमने खुलासा नहीं किया है कि क्या आप वो 200 का जो मार्क है उसको पार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सौरभ जी, मुझे ये मानना है कि पश्चिम में जो आपने दिखाया वो ठीक है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा धक्का लगने वाला है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगने वाला है, जो 156 सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनी हकीकत बिल्कुल बदली हुई है। किसानी और खेती वहाँ का मुख्य व्यवसाय है और जिस प्रकार से पिछले 1 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से, मंझले व्यापारियों से और युवा बेरोजगारों जो हो गए हैं, जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से वो लखनऊ की तरफ और सेंट्रल दिल्ली की तरफ आते हैं रोजगार के लिए, वो बेचारे बेरोजगार हैं, उन सब की मार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बड़े गठबंधन जो ज़्यादातर पूरी उत्तर प्रदेश में है, वो स्थिति को पूरी तरीके से बदलने में सक्षम है। देखिए, अभी तक मैं आपकी बात से इस हद तक सहमत हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, हम पूर्वांचल उसको कह लें, आप उसमें 156 सीटें बता रहे हैं, हमारे सर्वे में हमने उसको 124 में रखा है। वहां से ये तय होगा कि कौन जीतेगा और जीतेगा तो कितने मार्जिन से जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां गोरखपुर भी आता है, वाराणसी भी आता है, आजमगढ़ भी आता है, जहां से अखिलेश जी सांसद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको इस बात पर आप सहमत हैं कि पूर्वांचल शायद सबसे बड़ा स्टेक है इस चुनाव का? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक और बहुत सक्रिय सहभागिता वाला क्षेत्र है, परंतु मैं आशुतोष वर्मा जी की बात से पूरी तरह मतभेद रखते हुए कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं और किसानों के साथ, भाई आप पूर्वांचल का एक जिला बता दीजिए जहां किसान आंदोलन चल रहा। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 10 जिलों में भी आंदोलन नहीं चल रहा था। पूर्वांचल का एक जिला बताइए, लखनऊ के इधर कोई भी एक जिला अगर होता तो आज इस सोशल मीडिया के दौर में मैं कहना चाहता हूं सौरभ जी, पाठ दिया होता, फोटो देख के ना कोई फोटो। ठीक सुधांशु जी, आशुतोष जी आपको रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम एक सीट की बात कर रहे हैं, गोरखपुर तो देखिए आपके पास आती दिखाई दे ही रही है। शशि जी, अब ये बताइए कि अगली बड़ी सीट
केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनावी मैदान में, वो कहां जाती दिखाई दे रही है? मार्जिन क्या होगा? वहां बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि केशव मौर्य जी बड़े लीडर हैं, तो हो सकता है सीट को निकाल ले, लेकिन इसका जो सामाजिक समीकरण है थोड़ा बीजेपी के लिए टफ है, तो यहाँ जो भी जीतेगा उसकी मार्जिन कम रहेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्वांचल में केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी दिखाई देने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा सपा प्रयास करेगी, उस सीट में ऐसा नहीं है। उस सीट में पासिव मतदाता की निर्णायक भूमिका में, पासिव मतदाता और कुशवाहा मतदाता भी है, कुर्मी मतदाता भी हैं, मुस्लिम मतदाता भी हैं, तो सीट में देखना होगा कि सपा किसको टिकट देती है, पर उस सीट में केशव प्रसाद मौर्य जी की मार्जिन बहुत बड़ी नहीं होगी, ये मेरा कहना है जी। मलूक नागर साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, बसपा के सांसद हैं। नागर साहब, आपका स्वागत है। हमारा सर्वे ये दिखा रहा है कि लड़ाई इस बार केवल अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में है, और लोगों ने मन बनाया है कि हराना है तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और जिताना है तो योगी जी को। आपकी पार्टी फाइट में दिखाई नहीं दे रही। देखिए, ये तो आप लोगों का, टेलीविजन वालों का दिखाना है कि किसको दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं। जहां तक सर्वे की बात करें तो हमारी पार्टी का जो वोटर है वहां तक चुनाव में हम लोग भी नहीं पहुंच पाते, तो आप सर्वे वाले कैसे पहुंच के जाओगे? किसी भी गांव में, छोटे से मोहल्ले में केवल 10 या 15% एरिया में इतनी वोट रहती हैं कि वो पूरे गांव को कवर कर लेती हैं आधे में, और वहां इतने छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो कुमारी बहन मायावती जी ने अपने शासन काल में उनको पक्का तो करा दिया है, पर कार वहां से जा ही नहीं सकती। तो सर्वे करने वाले वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अगर पहुंचेंगे ही नहीं वहां पे, तो सर्वे की रिपोर्ट जो आएगी वो कैसी आएगी, और आप लोग टेलीविजन पे दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? ये सोचने की बात है। पिछले जी लोकसभा के चुनाव हुए, सबसे बाद का चुनाव जो हुआ है, और जिला पंचायत के हुए, अगर उन दोनों को ध्यान में रखें तो उस बार भी यही कह रहे थे कि भाई बसपा कहीं है ही नहीं और सर्वे में आउट है, कहीं है ही नहीं। तो हम 10 तो लोकसभा सीट जीते हैं, और बिल्कुल भाजपा की और सपा की बराबर जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीते हैं। नागर जी, मार्जिन ऑफ एरर आप कितना मानकर चल रहे हैं? क्या मैं सुना, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि मार्जिन ऑफ एरर आप कितना मानकर चल रहे हैं? मान करके चलने की बात तो 100 आउट ऑफ 100 तो मार्जिन ऑफ एरर नहीं हो सकता ना? मैं बता रहा हूँ, प्लीज देखिए प्लीज मुझे 2 मिनट मौका दो। अगर आपने बहुत देर इनको दिया, 2 मिनट मौका दो। अगर हमको आप टेलीविजन पे लेकर के आए तो देखिए, कल आप ही के चैनल में 3 दिन पहले आप ही के चैनल पे चल रहा था कि 22% में से 14% जो दलित बीएसपी का जो कैडर वोट है, जाटव से संबंधित वो है, उसको 14 ही ले लें हम अगर 22% के बजाय। और जिस जाति के कैंडिडेट को जो पिछड़े हैं, उनमें से जिन्होंने हमने, जिसमें जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, पाल हैं, सैनी हैं, कश्यप हैं, सुनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जातियां जो हम टिकट दे रहे हैं, उनकी जाति कहीं पे 30%, कहीं पे 22% है, वो है। और जब पश्चिम की बात हो रही है, जब पश्चिम में, जब हमारा देखो, सहारनपुर हम बसपा जीते, बिजनौर बराबर मिली हुई बसपा जीते, अमरोहा बराबर में बसपा जीते, बराबर में नगीना बसपा जीते लोकसभा में हम, तो 44 एमपीओ पर 40 सीट तो वहीं बैठ जाती हैं। आप हमें इग्नोर कैसे कर सकते हो? देखिए, हम कौन होते हैं आपको इग्नोर करने वाले? मैं तो कह रहा हूं इस सर्वे पर खत्म। अच्छा ठीक है, खत्म करने दो, कर लीजिए सर, प्लीज खत्म करने दो। आधी मिनट बाद कर लीजिए। अच्छा, जो दूसरे संगठनात्मक ढांचे और दूसरे समाज के लोग, खास करके ब्राह्मण समाज, हमारी पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, तो दलित लगा लो, जिसकी जाति का टिकट हुआ वो लगा लो, और जो दूसरी संगठनात्मक ढांचे जुड़े हुए, खास करके पंडित समाज, वो लगा लो। हम बराबर बैठते हैं तीनों में, हम कहां हैं? अच्छा ठीक, नागर साहब मैं बोलूं, मैं कह रहा हूं, आज तक 1993 से हमारी पार्टी जब से अस्तित्व में आई है, निवेदन कर रहा हूं सर, आधी सर्वे से असहमति रखिए आपका, तो आप मेरी आधी सेकंड की बात हो रहा है बस। जी सर, आधी सेकंड मेरी बात सुन लो। 1993 से 2021 तक जब से हम अस्तित्व में आए हैं, एक भी सर्वे दिखा दो जो हमारे बारे में दिखाया गया हो और उससे बहुत आगे जाके हमने परफॉर्म ना किया हो। अच्छा ठीक है नागर साहब, ठीक है नागर साहब, ठीक। मैं अब ये कह रहा था, आप असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। मैं कह रहा हूं, हम तो जिस पार्टी को आगे दिखाते हैं वो भी सर्वे से असहमत होती है। वो कहती है कि आप हमको कम सीट दिखा रहे हैं, तो असहमत तो हमसे सभी होते हैं। अब ये हमारा आकलन है, अगर हम ये सर्वे टीवी पे दिखा रहे हैं तो हमने भी तो दाव पे अपना अनुमान रखा है ना। हम अगर गलत साबित होंगे तो चुनाव नतीजों के बाद आप हमको ताना देंगे, आप कहेंगे हम सही थे, आप गलत हो गए, तो हमको वो सहना पड़ेगा।
तो हमने अपने सर्वे पर भरोसा जताया है, उनका यह अनुमान है, हम उस पर आपसे बात कर रहे हैं। बहरहाल अब चूंकि हमें केवल पूर्वांचल देखना और पूर्वांचल के साथ नतीजे उत्तर प्रदेश के स्पष्ट हो जाएंगे, तो आप यह देख लीजिए कि पूर्वांचल है क्या। पूर्वांचल पर हम ये कहें पॉलिटिकली सबसे हॉट रीजन है, बहुत अवेयर रीजन है, सबसे ज्यादा सीटें इस क्षेत्र में आती हैं। पूर्वांचल में हमने जहां सर्वे किया 20 जिलों में टोटल 124 विधानसभा सीटें पाई। इनमें प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिले ये शामिल हैं। तो आप समझिए कि इतने बड़े क्षेत्र में इतनी सारी सीटों पर अभी आकलन आना बाकी है। सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी का, बीजेपी यहां पर नंबर 1 पार्टी है, नंबर 2 पर वोट शेयर के हिसाब से और अनुमान के हिसाब से, और नंबर 2 पर है समाजवादी पार्टी। वोट शेयर में डिफरेंस है। वोट शेयर में आपने देखा ज्यादातर और इलाकों में भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी ही रही है। सीटों में भले कई बार बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन वोट शेयर में नंबर 1 पार्टी बीजेपी हर इलाके में दिखाई देती है। आप देखिए 42.9 पर बीजेपी है, 37.4 पर सपा है, बसपा 11.9, कांग्रेस पार्टी 4.37, अन्य 3.41 पर दिखाई दे रहे हैं। तो वोट शेयर के हिसाब से नंबर 1 पर बीजेपी। अब इसकी तुलना करते हैं 2017 से, तो हमको पता चलेगा किसका कितना नुकसान या किसका कितना फायदा यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी पूर्वांचल में अपना वोट शेयर बढ़ा रही है, और यह पहली बार हुआ है। ना पश्चिम में हुआ, ना रोहिलखंड में हुआ, ना अवध में हुआ, ना बुंदेलखंड में हुआ। यह केवल और केवल पूर्वांचल में हमारा सर्वे दिखाता है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा 39.2 से 42.9। ये इतनी बढ़त जो है, लगभग 3.5-4% वोट की बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में मिल सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, इस पूरे ओपिनियन पोल का ये एक अपवाद क्षेत्र है जहां पर हमारे मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, वरना हर जगह हमने देखा बीजेपी का वोट भी गिरा, बीजेपी की सीट भी गिरी, लेकिन यहां बीजेपी का वोट बढ़ रहा है। और सपा का वोट भी हर क्षेत्र की तरह यहां भी बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। 21.2 वोट मिला था 2017 में, 37.4 2022 में मिल सकता है। बड़ी बढ़त है, 16% वोट की बढ़त यहां पर समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। नुकसान यहां पर बसपा और कांग्रेस का ही दिखाई देगा। आधा वोट जाता है वोट तुलना में 2017 से बसपा का 23.7 से 11.9 पर आ सकता है बीएसपी का वोट शेयर। और कांग्रेस पार्टी का आपको दिखाएंगे, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर भी यकीनन गिर रहा है पूर्वांचल के अंदर। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक अपवाद इलाका जहां पर बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ा पाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। देखिए कांग्रेस पार्टी भी 5.62 से 4.37 पर आती हुई हमको दिखाई दे रही है। ये हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। अन्य 10.2 से 3.43। मतलब साफ है, यहां बीजेपी भी बढ़ रही है, सपा बहुत बढ़ रही है, और ये वोट जो जा रहा है ये बसपा का, कांग्रेस का और बाकी अन्य दलों का, निर्दलियों का सब जा रहा है। आपके सामने सारा वोट शेयर एक स्क्रीन पर एक साथ है। अब बीजेपी प्लस बढ़त के साथ 42.9% वोट में पा सकती है, सपा प्लस 37.4% वोट पा सकती है, बीएसपी 11.9%, कांग्रेस 4.37% और अन्य 3.41 वोट हासिल कर सकते हैं। तो पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित होगा, ऐसा हमें लग रहा है। ये सीटों में कैसे जाता है, इस पर एक नजर अब हम डालेंगे आपके सामने। तो पूर्वांचल की सीटें अब खुल चुकी हैं। पूर्वांचल की 124 सीटों में से बीजेपी 66 सीटें जीत सकती है, आधी सीटें लगभग मानिए। सपा 51 सीटें जीत सकती है, बीजेपी 66, सपा 51। ऊपर की टैली पर नजर रखिएगा, बदलते ही पूरा ट्रेंड आ जाएगा आपके सामने। बसपा केवल 2 सीट हासिल करेगी, ऐसा हमारा अनुमान है पूर्वांचल की 124 सीटों में से। और कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को जा सकती हैं, ऐसा हमें लगता है। और अन्य के खाते में देखते हैं 2 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें पूर्वांचल से जा सकती हैं। तो इसके साथ ही आप देखें पूर्वांचल का ये पिटारा हमारा खुल गया ओपिनियन पोल का। 124 में से 66 बीजेपी, 51 सपा, 2 बसपा, 3 कांग्रेस और 2 अन्य। और उत्तर प्रदेश में चुनाव में क्या हो सकता है हमारे हिसाब से फाइनल नतीजा 403 सीटों का। टैली पर नजर रखिए आप, स्क्रीन के ऊपर आपके 403 में से भाजपा 230 से 235 सीटें, सपा 160 से 165, बसपा 2 से मात्र 5 सीट जीतने की हालत में हमें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी 3 से 7, अन्य 1 से 3। तो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार रिपीट कर सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। 202 हाफवे मार्क है जहां सरकार बनती है, और 230 से 235 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना सकती है उत्तर प्रदेश में। यह इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के सर्वे का नतीजा है।
भले ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की काफी कम हो रही हैं। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के मुताबिक एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सपा गठबंधन को 160 से 165 सीटें मिल सकती है और बाकी लड़ाई में और कोई दल नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी 230 से 235 कंफर्टेबल मेजॉरिटी से आप कह लेंगे, लेकिन 325 पर थी सहयोगियों के साथ 2017 में, याद रखिएगा। वहां से घटकर 230 235 हो सकती है। अब इसको सुधांशु जी आप कैसे लेंगे? इसको आप खुशखबरी के तौर पर लेंगे या आप मानेंगे कि लड़ाई कांटे की है? कैसे देखते हैं? देखिए, इसका पहला तो मैं आपको टेक्निकल अपना विश्लेषण देता हूं, फिर पॉलिटिकल। टेक्निकल में अगर आप देखें तो आप जो 230 से 235 दिखा रहे हैं, अगर स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% माना जाता है, अगर वो मान लें कि वो हमारे अगेंस्ट में जाता है, तो भी आपके सर्वे के अनुसार हम 200 से आसपास रहेंगे, और अगर वो हमारे पक्ष में जाता है तो हम 300 के आसपास पहुंच जाते हैं आपके सर्वे को सही। दूसरा, इसमें एक बात है जिसको गूढ़ता से देखने की जरूरत है। आपके अनुसार बसपा का जो वोट भारी मात्रा में गिरावट आ रही है, वह जा रहा है सपा की तरफ, उसमें मेजर चंक जा रहा है, ऐसा आपके इससे दिखाई पड़ रहा है। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा नेता जो बाहर से आए हैं, जिनको की मंत्री पद समाप्त होने के बाद अचानक उनको उपेक्षा दिखाई पड़ने लगी थी, तो वो लोग सब के सब पूर्वांचल के आए। तो चूंकि वो सब पूर्वांचल के हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने पूर्वांचल में साइकिल को ठेला बना लिया है। अब उस ठेले में जब टिकट वितरण से पहले के तय करना, अभी जब सर्वेक्षण लेंगे तो आप उस समुदाय के किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो कहेगा हाँ जी मैं इनके साथ। जब टिकट वितरण होगा तब तय होगा कि किसकी कितनी संख्या भारी, किसकी कितनी भागीदारी, और उसके बाद उस ठेले में ठेलम ठेल हो सकती है और ठेले में ज्यादा सामान लग जाए, इधर गिर भी सकता है। तब यह सही समझ में आएगा कि मत प्रतिशत का जो परिवर्तन है वो कितना ज्यादा। नहीं, ठीक है सुधांशु जी, लेकिन ये बात आपके खिलाफ भी तो जा सकती है। मान लीजिए वो जितने आपकी पार्टी से इनके यहाँ गए हैं वो सारे कार्ड चल गए, तो ये इनकी बढ़त हो जाएगी। वही तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने जो दावे किए हैं, मैं छोटी सी बात कहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि मौर्य समाज 5.5% है, मिलेगी 22-24 सीट मिलेगी, देख लेंगे 24 टिकट मिलते हैं कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग भी दावा करके जाते हैं, और हम लोग ये पहले देख चुके हैं। देखिए 2019 में हम देख चुके हैं कि जिसको 2+2=4 हम कहते हैं, पर केमिस्ट्री नहीं बन पाती। जब से सपा बसपा का गठबंधन टूटा तो एक सामाजिक समीकरण भी 30 साल में बदल गया है। अब गांवों में संघर्ष जिन वर्गों और जातियों का है वो उनसे आपस में है। वो एक प्रकार का दौर अलग था जो 50 साल पहले का दौर था, इसलिए वो केमिस्ट्री कभी ग्राउंड पे नहीं बन पाती है। इस कारण से ये व्यवहारिक दृश्य भी आप देखें तो ये स्टैटिस्टिकल दिखाई पड़ता है, इसमें केमिकल और पॉलिटिकल जब आप देखेंगे तो परिस्थिति में भारी अंतर दिखाई पड़ेगा चुनाव परिणाम के समय। इसलिए हम आश्वस्त होकर कह सकते हैं आपके सर्वे के बेस पे कि हम 300 पार करेंगे। अब देखिए आशुतोष जी, आप ये कह रहे थे कि बीजेपी जो है भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी बढ़त बनाएगी, तो क्या इस सर्वे में आपको ये दिखाई देता है? देखिए, मैं भी आपका ही पुराना एक सर्वे देख रहा हूं। इंडिया टुडे ने सर्वे किया था अक्टूबर 2016 में, जिसमें आपने दिखाया था इंडिया टीवी, इसमें आपने दिखाया था इंडिया टुडे नहीं, हाँ सॉरी इंडिया टीवी में जो आपने दिखाया था, अगस्त 2016 में इंडिया टीवी ने किया था, जिसमें आपने दिखाया था कि इंडिया टीवी में उसमें सीट वोटर के साथ में किया था, जिसमें आपने बीएसपी को 95 से 111 सीटें दी थी 2016 में, बीजेपी के 134 से 150 सीटें दी थी, और समाजवादी पार्टी को 138 से 162 सीटें 2016 के लिए दी थी। तो ये है स्थिति। खैर, अब दूसरी जब टेक्निकल की बात करिए तो मैं भी टेक्निकल की बात करता हूं। देखिए, अगर आप 2012 से 2017 की कहानी देखिए, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, फिर समाजवादी पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों से 312 सीटें पे आई, मतलब 7 टाइम्स वो बढ़ गई, 7 टाइम्स। लेकिन उसका वोट शेयर जो है वो 1.1 सीआर से 3.34 सीआर हुआ, मतलब 15% से 39.6% हुआ। वोट शेयर कितना बढ़ा? 2.6%। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का जो 224 सीटें 2012 में थी वो घट के 47 सीटें हुई, मतलब 7 टाइम सीट्स तो कम हुई, लेकिन वोट शेयर 2.2 सीआर से 1.9 सीआर, मतलब 30% से घट 29% से घट के 26% के आसपास आया। अब देखिए 0.8% हुआ, इसलिए वोट शेयर सीट में तब्दील हो जाए ये डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं होता है, इसलिए जो एरर होता है वो बहुत ह्यूज मार्जिन होता है। दो चीजें मैंने टेक्निकली दिखाई।
अब सौरभ जी 3 चीजें और बताऊंगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की कुछ बड़ी बड़ी सीटों की बात कर लिया जाए, आजमगढ़ की 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 9 हार गई थी, जौनपुर की 5 सीटों में 4 हार गई थी, गाजीपुर की 5 सीटों में 3 हार गई थी, अंबेडकर नगर की 5 सीटों में 3 हार गई थी और प्रतापगढ़ की 5 सीटों में 2 हार गई थी। 2017 के बाद 19 का लोकसभा की पूर्वांचल की सीट आई, जिससे भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़, घोसी, जौनपुर, गाजीपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर लोकसभा सीट आली। फिर 2021 का जो है जिला पंचायत का चुनाव आया, जिसके पूर्वांचल के 10 बड़े जिलों में 502 सीटों में से समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 26% 130 सीटें जीत के नंबर 1 पे आई। भारतीय जनता पार्टी 70 सीट पे आई। तो इसके लिए ये कह सकते हैं कि 2017 से 2019 तक बहुत चीजें आई हैं, बहुत घटनाक्रम हुए हैं, एक लोकसभा भी हो गया है, उसमें जिला पंचायत भी हुआ है। ठीक है, देखिए मैं हर सर्वे पे यही कहता हूं डॉक्टर साहब, मैं कहता हूं अभी आपने एक इंडिया टीवी का एक एजेंसी के साथ सौरभ जी एक चीज और जोड़ूंगा। अच्छा बोलिए। एक चीज बस और जोड़ूंगा, एक चीज नहीं, ठीक है, आप समय देते तो उसके लिए थैंक यू। उसके बाद 2018 का वो उपचुनाव किसी को नहीं भूला है कि मोदी जी और योगी जी के रहते हुए डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री योगी नहीं, अभी बस एक मिनट, हम लोगों ने गोरखपुर भी हराया और फूलपुर हराया। हाँ। उसके बाद जो गठक दल बने हैं समाजवादी पार्टी में, उसमें ओपी राजभर जी, ओपी राजभर जी पूर्वांचल रामप्रसाद चौधरी, रमाकांत यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, अरे वो हो गई बात। डॉक्टर साहब मेरी बात सुन, लंबा हो गया। उस पर सुधांशु जी कह रहे थे ना कि इनको सीटें कितनी देंगे ये तय करेंगे ना, वो अगर वो इतना उनका दबदबा है, जलवा है, तो उनको उस अनुपात में सीटें मिलेंगी तब पता चलेगा। दूसरा मैं क्लैरिफाई कर दूं, आपने कहा इंडिया टीवी ने सर्वे किया था, वो ठीक साबित नहीं हुआ। मैं ऐसे 4 सर्वे भी कोट कर सकता हूं जो ठीक हुए। तो सर्वे अनुमान होता है, ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं तो कहीं से भी ये दावा नहीं कर रहा हूं। आपने कहा था, आपने निकाला सर्वे, तो मेरा राइट है ना सर जवाब देना उस पर, ये तो मेरा राइट है। नहीं एग्रीड। तो आज तो हम वही बात कर सकते हैं जो हमारे सामने है। हमारे सामने ये परिस्थिति है, सौरभ जी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, ऐसा सर्वे कहता है। शशि जी, इसमें एक बात रखना चाहूंगा सर, जो बोल रहे हैं 30 सेकंड में आ रहा हूं। आशुतोष जी जो बोल रहे थे, उसी को उनके तरफ ही बात करना चाहूंगा। पूर्वांचल को 3 हिस्सों में बांट कर देखिए। एक सेंट्रल पूर्वांचल है जिसमें बात कर रहे थे वो आजमगढ़ में, जहां अखिलेश यादव जी, तो आजमगढ़ टू मऊ टू बलिया टू जौनपुर और ये जो गाजीपुर तक, यहाँ सपा ठीक है, मजबूत स्थिति में है। लेकिन जब आप गोरखपुर रीजन में जाते हैं तो गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, इधर सपा की स्थिति भी खराब है। फिर तीसरा जो रीजन इलाहाबाद बनारसी रीजन, इलाहाबाद, बनारस, सफत, ये जाते हैं कौशाम्बी तक, तो इस रीजन में सपा की स्थिति खराब है या बराबर है। तो इसी कारण जो 5-6 जिले मजबूत हैं जिसका वो जिक्र कर रहे थे, वही जिला उनको पहुंचा रहा है, जो आप नंबर दे रहे हैं सीट की 40-40, तो उसी कारण वो पहुंच रहे हैं। अगर उस जिले में भी वो खराब कर लेंगे जो उनका मजबूत गढ़ है, और जो राजभर उनके साथ है, उसका लाभ तो हो ही रहा है। तभी तो बलिया में सीट जीत रहे हैं, गाजीपुर में जीत रहे हैं, आजमगढ़ में जीत रहे हैं, उनकी सीटें बढ़ रही हैं। जो वोट प्रतिशत बीजेपी का भी बढ़ रहा है, इसमें कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? इसमें बनारस का फैक्टर काम कर रहा है, इलाहाबाद का फैक्टर काम कर रहा है, इसमें गोरखपुर का फैक्टर काम कर रहा है कि गोरखपुर में भले बीजेपी सीटें हारेंगी पर मार्जिन बढ़ जाएगा जो कैंडिडेट जीतेंगे। ठीक, नागर साहब मैं आता हूं, एक मिनट सुधांशु जी इस पर रिप्लाई करना चाह रहे थे। सुधांशु जी देखिए, एक बात जो आशुतोष जी ने कही इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गई, जो आपको पुराने सर्वे कोट करके आज तो कोई दो राय नहीं कि सपा बसपा को जितनी सीटें दी गई कि उससे कम आई, भाजपा की ज्यादा आई। तो हम अगर उनकी बात, आशुतोष जी की बात माने तो उसके अनुसार हमारी सीटें ज्यादा आनी चाहिए। दूसरा मैं एक बात देखिए, अंतर जानते क्या होता है, हमारे जो उप मुख्यमंत्री है वो सिराथू सीट से लड़ने जा रहे हैं, और आपके अभी जो सर्वेक्षण करता उन्होंने भी कहा वो सीट मजबूत नहीं। हमने 2012 में पहली बार जीती, जो हमारी परंपरागत सीट नहीं है। ये होता है मजबूती के साथ आके उस सीट पे लड़ना जहां समीकरण आपके अनुकूल हो या ना हो। योगी जी जहां से लड़ते हैं कि उनका जातिगत समीकरण बहुत अनुकूल नहीं है, इसके बावजूद वो लड़के जीतते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हम लेके चलते हैं, और ये जिन लोगों में जितनी हवा भर के लाए हैं, उन हवा वाले गुब्बारों को हाथ में पकड़ के रखना इनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ये आने वाले समय में बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, और प्रमाण के साथ बोलता हूं। इन्होंने उल्लेख किया 2016 में क्या थी? हाँ बिल्कुल हारे थे। अब मैं बता रहा हूं क्यों हारे। 2016 में क्या हुआ था? जिस समय तक सारी सीटों का वितरण नहीं होता है तो पोलराइजेशन बहुत आसान रहता है। हाँ भाई, सब आपके साथ वर्ग आके जुड़ गए, और जैसे मतलब आप करो तो रामलीला, हम करें तो रामलीला, नहीं चलेगा, तो सपा में वर्ग तो छोड़िए, जाति तो छोड़िए, वहां जाति को हिस्सेदारी नहीं मिलती, सिर्फ परिवार को हिस्सेदारी मिलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन रियलिस्टिक सिचुएशन आएगी उस दिन बहुत साफ दिखाई पड़ जाएगा कि आप किसको कितना देने में समर्थ है। तो सबको समझ में आएगा कि सबका मान सम्मान स्वाभिमान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सुनिश्चित।
अरे देखिए, अभी परेशानी हो रही है भाई, लखनऊ में ही परेशानी हो रही है, घर घर में। आप संभालिए पहले उसको। अपर्णा जी जा रही है कि नहीं जा रही है, ये बताइए आप। इनकी पार्टी में अपर्णा जी जा रही है कि नहीं जा रही है? अरे भैया, अरे देखिए, अरे देखिए, उपाध्यक्ष और मंत्री जी आपस में लड़ रहे हैं, पब्लिक में बात आ गई है। नहीं, पब्लिक में बात चल रही है। घर की लड़ाई तो आपकी तरफ भी चल रही है ना आशुतोष जी, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमारे वहां कोई लड़ाई नहीं है। किस बात की लड़ाई? हम तो सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। जा रही है बीजेपी में, ऐसी खबरें तो हैं उड़ती उड़ती, अब जा रही है नहीं, ये तो आप बताएंगे। नहीं, पता नहीं, ये खबरें आप लोग उड़ा रहे हैं, हमने तो नहीं देखी सुनी। सुधांशु जी बताएंगे, और लखनऊ के रहने वाले, लखनऊ के ज्यादा जानते हैं। उस सीट पे 4 लोग लगे हुए हैं, सुधांशु जी के भी खासम खास लगे हैं। जी सुधांशु जी, आज बताई दीजिए। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हम हर हाल में जीतेंगे। हमारे यहां हम बेसिकली विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है, ये सत्ता प्रेरित और लीडर आधारित पार्टी है। बस ये हमारे और इनके कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, एक बार नागर साहब, हम लंबे समय तक निरंतर भारत की राजनीति पीडीपी से जो एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट, नागर साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नागर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट। नागर साहब एक लम्हे के लिए आप इस ओपिनियन पोल पर रिलाय कीजिए। नहीं, मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन एक लम्हे के लिए कीजिए। मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं उस पर, क्योंकि आप जमीन से जुड़े नेता हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर कभी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर बाइपोलर फाइट दिखाई दे रही है और ये नतीजा दिखाई दे रहा है 230-235 जीतने वाला और 160-165 पर हारने वाला, इतने इस मार्जिन के साथ, इसमें एंटी इंकम्बेंसी है या नहीं है? अगर आप ये कहें कि भाई कोई भी आदमी जहां बैठा है वो वहां से उठ के चले और सामने ही नाग मिल जाए, काट खाए, मर जाओ, तो क्या होगा? ये काल्पनिक बात है। बेसिकली ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जो आप कहना चाहते हो कितने कोई एक। अच्छा चलिए नागर साहब, इतना तो बता दीजिए, आपका अपना ओपिनियन पोल क्या कहता है? नहीं नागर जी सुनिए ना, आपको चलिए इस पर विश्वास नहीं है और ये आपका अधिकार है, आपका अपना ओपिनियन पोल क्या कहता है? देखिए हमारा ये कहता है ट्राइएंगल बिल्कुल लड़ाई है, और लड़ाई में किधर को जाएंगे किधर को नहीं जाएंगे ये वक्त बताएगा। और हमेशा ज्यादातर ही चुनाव में ओपिनियन पोल एकदम अलग आता है। पिछले 2017 के में जो कांग्रेस का और जो सपा का गठबंधन का था वो बहुत कम आया। बंगाल में भी जो आप सब लोगों का था कि बीजेपी की सरकार बन गई बहुमत से, वो भी गलत आया। 1993 से जब अस्तित्व में हम आए और 2021 तक जब भी हमारी पार्टी की बात आई, जो मैंने पहले बताया था कि वहां तक सर्वे वाले पहुंचते ही नहीं, रास्ते ही छोटे छोटे होते हैं, वो हमेशा गलत सिद्ध हुए। लेकिन नागर जी देखिए ना, इस पर अमिताभ जी जो हमारे सेफोलॉजिस्ट हैं ट्राइएंगल, वो आपसे आपको जवाब देना चाहते हैं। अमिताभ जी, नागर जी, मैं आप ही की बात से शुरू करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आधार वोट तक अनुपातिक तौर पर हमारे लोग पहुंचे, हमारे साथी वहां तक पहुंचे जहां बिना कार जाने की जरूरत थी, वहां मोटरसाइकिल से या अपने पैरों के बूते लोग पहुंचे और जो सवाल थे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ उन सवालों का जवाब लेकर आए। और इसीलिए जब इस चुनाव में जब कम चर्चा हो रही है कांग्रेस और बीएसपी की, वहां भी हम आपको बताएं पूर्वांचल में आपके लिए 2 जगह में बहुत अच्छी खुशखबरी जैसी बसपा के लिए स्थिति दिखी। उन दोनों सीटों का जिक्र करना चाहता हूं। बलिया जिले की रसरा सीट पर उमाशंकर सिंह आपके लिए अच्छी खबर दे सकते हैं, ये हमारा सर्वे बता रहा है। बस्ती जिले के भीतर हरैया की सीट पर राजकिशोर सिंह आपके लिए अच्छी खबर दे सकते हैं, ये भी उसी सर्वे से निकल के आया है। तो हम आपके आधार तक भी पहुंचे हैं। प्रतिनिधित्व के आधार पर जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो हमने नमूने में भी लिया है। करेक्ट करना पड़ेगा अमिताभ, 403 में से आप 2 सीट उनको दे रहे हैं और बार-बार देखिए 2 कंफर्म के लोग दे रहे हैं। और सर वेस्टर्न यूपी से आते हैं, तो वेस्टर्न यूपी में एक सीट है मार्ट, जहां श्याम सुंदर शर्मा जी भी सिटिंग एमएलए हैं बसपा के, तो वो भी अच्छी लड़ाई में लड़ रहे हैं, वो भी जीत सकते हैं। तो हमने 2 से 5 दिया है बसपा का। लेकिन यहां एक बात बताना चाहूंगा बहुत इनके लिए, मल्लुक नागर सर के लिए, ये जो तीनों कैंडिडेट का मैंने नाम बताया, देखना होगा ये बसपा में रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्योंकि जो भगदड़ मच, अगर ये चले जाते हैं छोड़कर, अच्छा कहां चले जाएंगे? भाजपा में भी जा सकते हैं, सपा में भी जा सकते हैं। अगर ये चलेगा तो फिर बसपा खाता नहीं खुलेगा। अच्छा देखिए, अब ये बाइपोलर फाइट पर नहीं यकीन है नागर साहब को, ठीक है, और उनको होना भी नहीं चाहिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव में जा रही है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, इस पर आपका क्या कहना? आप मानते हैं इस बात को? एक लाइन। अच्छा नागर साहब, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूं
कि एक देखिए, दलित समाज में दलित लोग बहन जी को देवी मानते हैं। दूसरा, जो भी कैंडिडेट जिस जाति का चुनाव लड़ रहा होता है, ज्यादातर वोट उस जाति की उस कैंडिडेट को मिलती हैं। अगर इन दो को मान लें, और जो पंडितों का प्यार हमेशा कुमारी बहन मायावती को मिला है, सतीश मिश्रा जी के साथ होने से भी वो चीज और मजबूत होती है। और उनके बारे में जो पूरे देश में बहन जी सोचती हैं, जो काम करती हैं, पिछड़े दबे कुचले सबके बारे में, वो कहां पे बैठता है? 12%, 22% तो दलित खुद ही है। एक भी आदमी जो देवी मानता है। दलित समाज भी दो भागों में बट गया। एक तो आपका ट्रेडिशनल दलित वोटर है जो बसपा के साथ रहता है, जाटो वोटर, और दूसरा जब वोटर है ना पासी, कोरी, धोबी, जो अलग कम्युनिटी है, वो कट गया है बसपा से, वो ज्यादातर आज के डेट में बीजेपी के साथ। दूसरी बात इसमें यह भी है कि जितनी कम्युनिटी आप गिनाएंगे उन सब कम्युनिटी को ये लोग भी तो टिकट दे रहे हैं, ये लोग भी तो उन्हीं को लड़ा रहे हैं, उन्हीं जातियों के लोगों को लड़ा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इस बाइपोलर फाइट के नोशन से सहमत हैं या बसपा कहीं है चुनाव लड़ाई में? देखिए, थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि बलिया से उमाशंकर सिंह जी जीत रहे, उनके अनुसार बसपा में वो पुराने जमे हुए नेता है। इन्होंने कहा श्याम सुंदर शर्मा मार्च से जीत रहे हैं। मैं जानता हूं 1989 से वो सीट लगातार जीत रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहते हुए भी जीत रहे हैं, किसी पार्टी में रहे तो जीत रहे हैं। तो इसके हिसाब से माना जाए तो जो 2 सीटें मिल रही है, 2-3 वो निजी सीटें हैं, तो बसपा का टोटल सफाया हो गया है। अगर यह माने कि बसपा का टोटल सफाया हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो बसपा में आपने कहा 2 पार्ट है उनके वोटर बेस के, तो जो दूसरा वोटर बेस का पार्ट है वो किधर शिफ्ट होगा? अगर हम थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि देखें तो जो हमारी लाभकारी योजनाएं चली है मोदी जी की, चाहे मुफ्त अनाज का विषय हो, शौचालय का विषय हो, घर का विषय हो, गैस का विषय हो, इसका सर्वाधिक लाभ जो मिला है वो सबसे निर्धन वर्ग को मिला है, जिसमें कि अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर उसमें बदलाव होने की संभावना होगी, वो बसपा से हटेगा, तो भाजपा की तरफ आने की संभावना अधिक है। और सर वो पिछले 3 कारण है, और उस तबके का वोट पिछले 3 चुनाव बीजेपी को मिला भी है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं, जो आपकी बात मैं मानता हूं वो ट्रेंड और बढ़ेगा जब पोलिंग आएगी। 2 कारण से, एक तो हमने लाभ दिया है, दूसरा सपा के साथ एक उनका परंपरागत मनमुटाव है 25-30 सालों से, जो पिछली बार गठबंधन में भी नहीं सेटल हो पाया था, तो अब बगैर गठबंधन के वोट ट्रांसफर होगा, ये मुझे व्यवहारिक दृष्टि से समझ में नहीं आता। इसमें सर मैं पॉइंट रख सकता हूं, लेकिन रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं सपा का प्रवक्ता ज्यादा दिखूंगा सीट के बाद में। अगर सपा के पास भी कुछ इलाकों में अच्छे पासी लीडर हैं, तो पासी समाज का वोट उनके तरफ भी शिफ्ट होगा। डॉक्टर आशुतोष, देखिए, सुधांशु जी ने बोला कि पहले तो कि ये वोट ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए, एक बात तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश का एक नैरेटिव, और ज्यादातर चुनाव नैरेटिव्स पे आते हैं, ये एक बाइपोलर चुनाव है और ये समझ में आता है। अभी एक बहुत बड़े अखबार में मलूक नागर जी इसको मानेंगे कि एक बहुत बड़े अखबार ने एक सर्वे किया था जिसने बताया कि बहन जी पिछले 88 दिनों से पब्लिक अपीयरेंस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, उनको ये लग रहा है कि इस लड़ाई में एकमात्र व्यक्ति जो खड़ा हुआ है वो है अखिलेश यादव, तो इसलिए वो आसानी से आएंगे। और मैं इस बात से कहने से बिल्कुल गुरेज नहीं करता हूं कि 2019 का जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, वो इस बार का सबसे अच्छा गठबंधन था। ठीक है, बीज बोए थे हमने, हम ये जानते हैं कि फल हमको अब मिलेगा, वो फल मिल रहा है। इसके बाद जो आपके भी सेफोलॉजिस्ट ने बताया, देखिए एक सी वोटर का वोट हुआ है, एक ग्राउंड जीरो का, मैं भी कंपेयर कर रहा था, तो उसमें 40% से आपने बताया है कि बीजेपी 42% पे आ रही है और समाजवादी पार्टी 34% से 37.4% पे आ रही है। तो इंक्रीमेंटल में भी समाजवादी पार्टी ज्यादा है, और अगर 17 से हम कंपेयर करें तो समाजवादी पार्टी ने 16% गेन किया है। नहीं, ये तो ठीक है, फैक्ट की बात है, बहुत बड़ा गेन होता है। समय खत्म हो गया, बस 10 सेकंड में समय, क्योंकि जीरो बिल्कुल टाइम नहीं है। आप मुझे अपना आकलन बता दीजिए और 400 मत बोलिएगा, एक प्रैक्टिकल आकलन बता दीजिए। नहीं, देखिए, प्रवक्ता होने के नाते मैं सीटों के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं ये जरूर बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी ने सबसे अच्छे गठबंधन, सबसे ज्यादा गठबंधन पूर्वांचलों की पार्टी से किए, चाहे सुहलदेव समाजवादी पार्टी हो, अपना दल हो, चाहे मानवादी हो, चाहे जनवादी। आप सीटों पर खुलकर बोलने के लिए तैयार है? कितनी सीट पा सकती है आपकी पार्टी? और आप भी 350 ना बोलिएगा प्लीज। देखिए, आशुतोष जी ने एक प्रबुद्ध प्रवक्ता के नाते सीट बोलने से इनकार कर दिया है। साफ हो गया, 400 का दावा नहीं रह गया। जब सीटें वास्तविक आएंगी तो आप देख लीजिएगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल में आप देखिएगा विपक्ष की स्थिति ये होगी कि बहुतय जोगी मठ उजाड़, और हमारी स्थिति होगी एक जोगी धुआंधार। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।
मलूक नागर साहब, सुधांशु त्रिवेदी जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, इंडिया टीवी का और ग्राउंड जीरो रिसर्च का ये ओपिनियन पोल आपने देखा, और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, इसके नतीजों के मुताबिक बड़ी खबर है, यूपी में एक बार फिर योगी सरकार बन सकती है। अखिलेश यादव की सीटों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है, लेकिन बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से वो नहीं रोक पाएंगे, ये हमारा ओपिनियन पोल दिखाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।